हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीचिंग तैयारी में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी हम देखते जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं दे दूँगी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। जो TY BA वाले हैं वो भी एज ए नोट्स इसको लिख सकते हैं, और जो अदर इकोनॉमिक स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और जो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी होगा वो एक अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, क्वेश्चंस भी आएंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। सिंपल से डेफिनेशन जो वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया है, द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू अटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि एक आप कह सकते हैं इनएबिलिटी, जो असक्षम है जो लोग, ठीक है, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अटेन करने में, ठीक है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, उसको भी अटेन नहीं कर पा रहे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो क्या है? पॉवर्टी है। अब आप डिटेल में देखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है पॉवर्टी के, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी की तरफ। Concepts of poverty. Two very broad concepts of poverty are being utilized by statistical agencies and researchers throughout the world. One is the concept of absolute poverty and the other is relative poverty. अब देखिए, जो बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट्स हैं, दो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं पॉवर्टी के, जो स्टैटिकल एजेंसीज हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मतलब यूटिलाइज़ किया है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर पॉवर्टी के बारे में आपको जानकारी लेना है तो इनके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इट इज़ ए कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय सेवरल डिप्रीवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग फूड, safe drinking water, sanitation facilities, health, shelter, education and information. It depends not only on income but also on access to services. अब देखिए ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए जितना भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जा रही हूँ आप देखते जाइए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए आपको ऐसा, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ डेफिनेशन दे दिया रहेगा और आपको बताया जाएगा कि ये डेफिनेशन मतलब किसने दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये किसने दिया है? वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 1995, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, वर्ल्ड, उसके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया। आप जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अगर हिंदी में कहें तो संपूर्ण गरीबी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए वो कंडीशन है, इसके फीचर्स क्या हैं इनके एब्सोल्यूट पॉवर्टी के। अगर मतलब कोई भी अगर डिप्रीवेशन यानी कि कमी है बेसिक ह्यूमन नीड्स की, यानी कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होता है हमारा, फूड हो गया, एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ हो गई, सेहत हो गई, शेल्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन, अगर ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही, इन सब चीज़ों की कमी है आपके जीवन में, तो उसे क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाएगा, संपूर्ण गरीबी कहा जाएगा। ओके, तो ये इसका मतलब है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब यहाँ पर जानना इतना काफ़ी कि इन सब चीज़ों की कमी होना, ठीक है, जितने भी यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों की कमी होना क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रोनिक पॉवर्टी क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी फर्दर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी। जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, उसे और मतलब फर्दर डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी में। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ क्रोनिक पॉवर्टी इज एक्सटेंडेड ड्यूरेशन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखिए इसका डिस्टिंग्विश फीचर, कौन सा फीचर है जिसे अलग करता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी से? वो है एक्सटेंडेड ड्यूरेशन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि संपूर्ण गरीबी, अब उसका ड्यूरेशन अगर बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा क्रोनिक पॉवर्टी। अब देखिए डिटेल में समझते हैं आगे। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल और पॉपुलेशन, इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, सोशल ग्रुप्स, रीजन और टेरिटरीज who are poor for significant period of their lives, who may pass their poverty on to their children and for whom finding exit routes from poverty is difficult. अब देखिए क्रोनिक पॉवर्टी में क्या होता है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि हमने देखा यहाँ पर संपूर्ण गरीबी है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, अगर उसकी गरीबी जो है, ठीक है, उसकी गरीबी समाप्त नहीं हो रही बल्कि वो आगे बढ़ते जा रही है। जैसे कोई गरीब इंसान है, अब उसकी फैमिली मतलब उसकी जो चिल्ड्रन हैं वो भी मतलब गरीब के गरीब ही रह गए, मतलब पॉवर्टी जो है मतलब वो एक्सटेंड हो चुकी है ना अब। यानी कि कोई सोशल ग्रुप्स हैं या फिर आगे भी मतलब ऐसे होता जा रहा है कि मतलब अब जो पॉवर्टी है वो पास होते जा रही है, ठीक है, उनके चिल्ड्रन तक। अब इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनिक पॉवर्टी कहेंगे।
It is estimated that there are from 78 to 138 million people in India living in such situations. अब देखिए ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि जो 78 से लेकर 130 मिलियन पीपल हैं इंडिया में वो ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं, यानी कि पॉवर्टी तो है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी संपूर्ण गरीबी तो है ही। अब उसके बाद क्या हुआ, ये पॉवर्टी उनके चिल्ड्रन तक भी पास हो रही है, तो ये क्रोनिक पॉवर्टी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। According to Townsend, poverty is not just as a failure to meet minimum nutrition or subsistence level, but rather as a failure to keep up with the standards prevalent in a given society. अब देखिए टाउनसेंड क्या कहते हैं कि पॉवर्टी सिर्फ फेलियर इज नॉट जस्ट एज अ फेलियर, मतलब कि एक फेलियर नहीं कि आपको मिनिमम जो न्यूट्रिशन है, जो सब्सिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहा है, जैसे फेल हो जाना मतलब उसमें, बट सब्सिस्टेंस लेवल्स आपको पता होगा मतलब जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो जैसे आपको फूड, जो भी ज़रूरी चीज़ें जो बैड नेसेसिटीज़ हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ पॉवर्टी ऐसा फेलियर नहीं है कि जो मतलब मिनिमम न्यूट्रिशन है वो मिल जाए, सब्सिस्टेंस लेवल तक हो जाए, हम जो जी रहे हैं सब्सिस्टेंस लेवल तक जी रहे हैं, लेकिन बट रेदर एज अ फेलियर टू कीप अप विद द स्टैंडर्ड्स प्रेवलेंट इन अ गिवन सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके हिसाब से अगर हमारा जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी के हिसाब से ज़रूरी होना चाहिए कि जो सोसाइटी में जो सब लोग हैं उनके मुकाबले आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, मतलब ये कैसे एक फेलियर है। ठीक है, रेदर एज अ फेलियर टू कीप अप विद द स्टैंडर्ड प्रेवलेंट इन ए गिवन सोसाइटी. It is concerned with how well off an individual is with respect to others in the same society. That is, relative poverty refers to individual life situation in relation to others in the population. अब देखिए relative poverty मतलब क्या होता है कि जिसे आप कह सकते हैं कैसे कंपेयर करना, ठीक है, दूसरों से, कि जो अदर पॉपुलेशन मेरी लाइफ कैसी है, मेरे जो मतलब जो मेरे जो रहन सहन है, मेरी जो मतलब जो खाने को मुझे जो मिल रहा है, फिर मेरा जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है इन रिलेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स और सेम सोसाइटी में. ठीक है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू अदर्स. ठीक है, यानी कि मेजर करना रिसोर्सेज को, क्या क्या रिसोर्सेज, मेरे पास कितना रिसोर्सेज है जो एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन उनके पास कितना है. ठीक है, और जो लिविंग कंडीशन है, मेरी लिविंग कंडीशन कैसी है दूसरों से. ठीक है, और पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू अदर्स, ये जो है वो होगा रिलेटिव poverty. The measurement of relative poverty is more typical of highly industrialized and developed countries such as the United States, Canada and Australia. यानी कि देखिए जो मेजरमेंट है रिलेटिव पॉवर्टी का वो ज़्यादा टिपिकल है कहाँ, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी डिफरेंस, यहाँ पर एक चार्ट है. कंडीशन देखिए, अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ इनसफिशिएंट टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. मतलब वो कंडीशन जहाँ हाउस होल्ड इनकम जो है वो, ठीक है, वो इनसफिशिएंट है जो एफर्ड करने में बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को. ठीक है, वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, संपूर्ण गरीबी. रिलेटिव पॉवर्टी व्हेन हाउस होल्ड रिसीव 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियम इनकम. ठीक है, जहाँ पे हाउस होल्ड रिसीव करता है 50% लेस इनकम देन एवरेज मीडियम इनकम्स. अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया नॉट चेंज बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, रिलेटिव पॉवर्टी क्राइटेरिया विल चेंज विद इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर, और रिलेटिव पॉवर्टी में क्राइटेरिया चेंज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर. ओके, यानी कि जो क्राइटेरिया विल चेंज विद इकोनॉमिक ग्रोथ. आप देखिए नेक्स्ट है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी पॉवर्टी का, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो चलिए देखते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है. इट इम्प्लाइज सर्कुलर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट वन अनदर इन सच अ वे एज टू कीप अ वो कंट्री इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर कंसल्टेशन है फोर्सेस का जो इस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर, कि मतलब इस तरह से कि जो वो कंट्री है वो एक पॉवर्टी की स्टेट में रह जाती है. यानी कि जो कंडीशन मतलब जैसी भी है, जो फोर्सेस हैं इस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि जो सिचुएशन है वो धरी की धरी वैसी की वैसी रह गई. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के जरिए अच्छे समझेंगे. एग्जाम्पल, अ पुअर मैन डू नॉट गेट इनफ फूड विच मेक्स हिम वीक. एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनेस हिज एफिशिएंसी रिड्यूसेस.
एज अ कॉन्सिक्वेंस ही गेट लो इनकम एंड थस बिकम पुअर। अब देखिए ये जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है इसका एग्जांपल है, एक गरीब आदमी है जिसे मतलब इनफ फूड नहीं मिल रहा है, अब उसे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हो रहा है वो वीक हो जा रहा है ना। अगर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बॉडी को तो बॉडी तो वीक हो जाएगी, तो अब वो मतलब इनफ फूड उसे नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है वीक हो जा रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है कि उसकी वीकनेस की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो अब कम हो गई है। अब इसका परिणाम क्या होगा कि अब एफिशिएंसी कम है, मतलब उसकी क्षमता अगर जब कम होगी तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है उतना, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक है। अब क्या होगा, उसे इनकम क्या मिलेगी, लो मिलेगी, और वो क्या रह जाएगा, पुअर का पुअर रह जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कुछ फोर्सेस है जो एक तरह से एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि जो सिचुएशन वो धरी की धरी वैसी रह गई। ठीक है, तो यही है एग्जाम्पल विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। अब आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसे हैं और इसके बाद देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नक्स एंड किंडलबर्गर, द रीजन फॉर दिस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए प्रोफेसर नक्स और किंडलबर्गर के अकॉर्डिंग ये जो रीज़न है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का, उसे 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, सप्लाई साइड फैक्टर, डिमांड साइड फैक्टर्स, मार्केट इम्परफेक्शंस। अब देखिए जो प्रोफेसर नक्स और किंडलबर्गर का ये जो रीज़न दिया है इन्होंने, जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये रीज़न है जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसका। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं, सप्लाई साइड, डिमांड साइड फैक्टर, मार्केट इम्परफेक्शंस। अब जो प्रोफेसर नक्स और किंडलबर्गर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हम आगे देखेंगे, पर पहले देखते हैं कि सप्लाई साइड फैक्टर्स, डिमांड साइड फैक्टर्स, मार्केट इम्परफेक्शंस मतलब क्या, कैसे ये रीज़न है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी होने का। पर देखिए सप्लाई साइड फैक्टर्स, अब देखिए लो इनकम है, इनकम क्या है, कम है। अब इनकम कम होगी तो सेविंग क्या होगी, लो होगी। अब देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास सेविंग तो होनी चाहिए ना, तो अब सेविंग जो है वो भी लो है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट। अब लो इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, लो प्रोडक्शन। एंड अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, लो इनकम, मतलब वापस देखिए लो इनकम से शुरुआत हुई थी, अब ये सर्कुलर जो फोर्सेस हैं ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अब ये सिचुएशन वैसी की वैसी रह गई। तो यही विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, सप्लाई साइड फैक्टर्स। तो चलिए अब देखते हैं डिमांड साइड फैक्टर। अब इनकम क्या है यहाँ पर, लो है, लो इनकम। अब इनकम लो होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। जिसके पास इनकम ही कम है वो डिमांड कहाँ से करेगा। अब डिमांड कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट कम है तो लो प्रोडक्टिविटी, और वापस से लो प्रोडक्टिविटी तो लो इनकम। तो यही सर्कुलर फेसेस जो है ये मतलब चलता रहता है। मतलब ये लो इनकम से स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट, अब ये मतलब ये कुछ फोर्सेस हैं उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि मतलब वैसे की वैसी सिचुएशन रह गई, यानी कि लो इनकम लो डिमांड, लो डिमांड लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी लो इनकम, मतलब सिचुएशन वैसी की वैसी धरी की रह गई। यही है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो डिमांड साइड फैक्टर्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है मतलब जो यहाँ पर इसकी सिचुएशन आती है। देखिए नेक्स्ट है मार्केट इम्परफेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर भी यही सर्कुलर फोर्सेस एक तरह से रिएक्ट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट इम्परफेक्शन होगा, जो रीज़न है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। ठीक है, जैसे डिमांड साइड फैक्टर हमने देखा, सप्लाई साइड फैक्टर देखा, वैसे मार्केट इम्परफेक्शंस भी है एक रीज़न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी, लो रियल इनकम, लो डिमांड, लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो इसमें मतलब वाइस वर्सा कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट जो है लो है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, लो होगा। अब होगा मार्केट इम्परफेक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, जो अंडर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा और कैपिटल डेफिशिएंसी भी कम होगी। अब देखिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसकी वजह से भी क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट ही होगा। ये है मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है, मतलब सर्कुलर फोर्सेस इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि यहाँ मार्केट इम्परफेक्शन होगा, उसके वजह से विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी भी होगी। तो देखिए अब हमने देखा कि जो सप्लाई साइड फैक्टर है, डिमांड साइड फैक्टर्स है और मार्केट इम्परफेक्शन है, वो कैसे रीज़न है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का। अब हमें सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन टू द सप्लाई साइड, सोल्यूशन टू द डिमांड साइड, सोल्यूशन टू मार्केट इम्परफेक्शन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, यानी हमें कैसे अब आगे करना है कि हमें सोल्यूशन मिले। ठीक है, मतलब सप्लाई साइड के लिए कौन सा सोल्यूशन है, डिमांड साइड के लिए कौन सा सोल्यूशन है और मार्केट इम्परफेक्शन के लिए कौन सा सोल्यूशन है। चलिए हम देखते हैं आगे। पहले देखते हैं सोल्यूशन टू द सप्लाई साइड। एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज सेविंग्स सो दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव चैनल में बी एनकरेज। कोशिश करनी चाहिए कि सेविंग्स जो है उसे इंक्रीज़ करें ताकि जो इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्टिव चैनल में उससे बढ़ावा मिल सके। ठीक है, टू इंक्रीज सेविंग एक्सपेंडिचर मैरिजेस, सोशल सेरेमनीज एक्सेट्रा शुड बी कर्टेल्ड। यानी कि अब देखिए यहाँ पर अगर सेविंग बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, जो हम मैरिजेस पे और सोशल सेरेमनीज पे जो खर्चा करते हैं उसे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है,
जब हम ये जो एक्सपेंडिचर करते हैं मैरिजेस पे, सोशल सेरेमनीज पे, ठीक है, एक्सेट्रा, अगर उस पर हम खर्चा कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेव कर सकेंगे। ओके, इन यूडीसीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉलंटरी सेविंग्स आर वेरी लेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वहाँ पे जो मतलब जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वॉलंटरी सेविंग की वो बहुत ही कम है। अब देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या कहा गया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाया जाएगा, मोर एवर अलॉन्ग विथ शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, आयरन केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी प्रॉपरली एनकरेज्ड। अब देखिए यहाँ पर कहाँ एनकरेजमेंट करनी है, कहाँ मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, ताकि वो एस्टेब्लिश हो सके। आयरन में, केमिकल फर्टिलाइज़र में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, मतलब एनकरेज करना है कि इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जो है बढ़े, इनका एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। अब देखिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर प्रॉपर मॉनेटरी बैंकिंग पॉलिसीज़ लानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, जो मतलब ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके जिससे स्मॉल सेविंग्स जो है वहाँ पर मतलब एनकरेजमेंट मिल सके। देखिए सोल्यूशन टू द डिमांड साइड, इन यूडीसीज टू रिजॉल्व द डिमांड साइड विशेष सर्कल एक्सटेंट ऑफ द मार्केट शुड बी वाइडेंड सो दैट पीपल मे गेट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है अगर वहाँ पर रिजॉल्व करना है जो डिमांड साइड को लेकर विशेष सर्कल जो है उसे मतलब कैसे ठीक करना है, तो क्या करना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ द मार्केट शुड बी वाइडेंड, यानी कि मार्केट को बढ़ाना है ताकि जो लोग हैं उन्हें एक मतलब कह सकते हैं आप इंड्यूसमेंट आप कह सकते हैं एक तरह से कि प्रोत्साहन देना ताकि वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट अब बढ़ गया तो वो इन्वेस्ट करें। इन दिस रिगार्ड प्रोफेसर नुक्स एंड एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन एवरी स्फीयर ऑफ एन इकोनॉमिक सो दैट डिमांड ऑफ वन सेक्टर कैन बी फुलफिल्ड बाय अनदर सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मतलब जो प्रोफेसर जो नुक्स है उनके हिसाब से यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ग्रोथ है, ठीक है, उनके हिसाब से क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो हर मतलब स्पीयर में जो इकोनॉमी है वहाँ पर करनी चाहिए ताकि जो डिमांड है एक सेक्टर की वो किसके द्वारा फुलफिल्ड हो, दूसरे, ठीक है, एक दूसरे सेक्टर के द्वारा। आप एग्जांपल में आपको दे सकती हूँ कि जैसे एक मार्केट है, आप कह सकते हैं कि जैसे ठीक है टूथपेस्ट की कंपनी है, अब टूथपेस्ट की कंपनी है, अब वहाँ पर क्या होगा, टूथपेस्ट की जो डिमांड है, ठीक है, अब टूथपेस्ट तो बना दिया, अब उसकी डिमांड को एक और डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, टूथपेस्ट आ गया तो अब टूथब्रश की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह इन्होंने कहा है कि डिमांड ऑफ वन सेक्टर कैन बी फुलफिल्ड बाय अनदर सेक्टर, थस एन इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू वाइडर एक्सटेंट ऑफ द मार्केट एंड सो द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब देखिए जब डिमांड बढ़ने लगेगी, लोग अब जैसे कि टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ी, ठीक है, अब बढ़ गई, अब टूथब्रश भी चाहिए, तो इस तरह से मतलब डिमांड क्या है, बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, वाइडर एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, यानी कि अब डिमांड बढ़ी तो अब मार्केट को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अब मतलब इंड्यूसमेंट जो मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा कि इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो यही है सोल्यूशन टू द डिमांड साइड। आई होप एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं मार्केट इम्परफेक्शन का सोल्यूशन, उसके और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मियरर और बाल्डविन के हिसाब से द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस प्रिवेंट ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए जो मार्केट इम्परफेक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो नहीं हो पाता, मतलब प्रिवेंट करती है ना, जो मार्केट इम्परफेक्शन है वो प्रिवेंट करता है ताकि जो ऑप्टिमम एलोकेशन है और यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। एंड द रिजल्ट इज़ अंडर डेवलपमेंट। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अंडर डेवलपमेंट रह जाता है कंट्री में, एंड दिस इन टर्न लीड्स टू पॉवर्टी। अब अंडर डेवलपमेंट है तो क्या, गरीबी तो आएगी ही। द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए अगर नेचुरल रिसोर्सेज को अगर डेवलप करना है तो वो किस पर डिपेंड करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के कैरेक्टर पर, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, अगर मतलब उसे किस तरह से उपयोग में लाना कि वो डेवलप हो। But due to lack of skill and low level of knowledge, natural resources remain unutilized, underutilized and misused। अब लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जो स्किल है, ठीक है, मतलब स्किल में कमी है और जो नॉलेज है वो भी लो लेवल की है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है, अंडर यूटिलाइज और मिसयूज, यानी उसका मिसयूज होता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब देखते हैं आगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर मार्केट इम्परफेक्शंस को हटाना है तो उसका सोल्यूशन क्या है कि स्किल डेवलप की जाए, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज में स्किल डेवलप की जाए, उसमें नॉलेज डेवलप की जाए, और अगर स्किल और नॉलेज होने के बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज़ किया जाए, ठीक है। जब एक अच्छे से ऑप्टिमम एलोकेशन यूटिलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कंट्री जो है उसमें मतलब डेवलप करने लगेगी और जो मतलब पॉवर्टी है वो भी रिड्यूस होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ से। The concept of vicious cycle of poverty is associated with
यानी जो कॉन्सेप्ट है विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी का, वो किससे एसोसिएट है। अब देखिए, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए क्या है ऑप्शन में, किंडलबर्गर, शुम्पिटर, रैगनर फ्रिश, गुनार मिडाल। बताएं एक बार क्या है आंसर। अब देखिए यहाँ पर जिसने वीडियो देखा है उसको पता चल गया होगा आंसर क्या है यहाँ पर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ओके, किंडलबर्गर। अब देखिए ऐसा अभी हमने पहले वीडियो में पढ़ा कि जो प्रोफेसर नुक्स हैं, ठीक है, उनके मतलब यहाँ पर अगर वो भी ऑप्शन में रहता तो भी करेक्ट होता, लेकिन इतना आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा आपको। या फिर प्रोफेसर नुक्स अगर दे दिया ऑप्शन में तो आप वो कर देंगे, अगर किंडलबर्गर दिया आपको ऑप्शन में तो आप वो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किंडलबर्गर। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन 2013। बताएं एक बार। सुरेश तेंदुलकर, वाई के अलग, सी रंगराजन, LT लकड़ावाला। बताएं एक बार, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है सुरेश तेंदुलकर, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर चेयरमैन थे हाई पावर्ड कमेटी के फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन 2013। एक मैंने अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जितना वीडियो है मैं बनाती रहती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज़रूर देखिए, ताकि आपको आइडिया मिले कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो अगला वीडियो होगा वो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी के ऊपर होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि एक अलग से प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियो बना दूँ, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे इंपॉर्टेंट, जो आने के चांसेस हैं या फिर जो आ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें वो सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे कनेक्टेड।